जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम है। दोस्तों यह घटना चक्र की बुक है। यह विशेष करके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की गई बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 वाली। दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र और तथ्यात्मक नोट्स, यानी कि चैप्टर दिया है उससे संबंधित आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साइड में ही उसी चैप्टर से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये जीआईसी परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है और इसमें पूर्व के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें पूरे को समाहित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों इस बुक से हमने भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पूरा मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों बहुत जल्द आपको एग्जाम से पहले हम पूरी बुक को कंप्लीट करवा देंगे और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। देखिए इधर पूर्व परीक्षा प्रश्न इधर आपको देखने को मिलेगा और इस साइड में ये उसी चैप्टर से संबंधित आपको तथ्यात्मक नोट्स देखने मिलेगा। दोस्तों पहले हम चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसी चैप्टर से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देखते हुए इसी तरीके से चलेंगे। तो पहला है इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो अलबरूनी साथ आया, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए नंबर सही है। गजनी के महमूद के साथ आया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलबरूनी गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन है कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्यपाल था वहाँ का शासक। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जो उस समय भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। उस समय यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी सही, अरब था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, विद्याधर। तो व्याख्या देखिए, महमूद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था, विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनबी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्बी था दोस्तों। यहाँ पर महमूद गजनबी शिक्षित तथा सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीकी यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। किसने, उत्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। यहाँ पर बी में क्या है, महमूद गजनबी ने दोस्तों संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्के में दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ जो अंकित लेख था वो संस्कृत भाषा में था। अब इसका तथ्यात्मक नोट्स देखते हैं। अब देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। अरबी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी वंश यामिनी या फिर यामिनी वंश भी बोला जाता है, उसका संस्थापक अल प्रदगिन था। अल प्रदगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। 998 में ईस्वी में आपका महमूद गजनबी का शासन बना था। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी का शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। महमूद गजनबी के चंदेलों पर प्रथम आक्रमण के समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यमीन उद दौला तथा आमीन उद मिल्लाह की उपाधियां दी थी।
और महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। उत्बी ने किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, ठीक है। महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, जो कि उसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता या फिर फिरिश्ता जो है 1560 से 1620 ईस्वी ने आपका तारीख़ फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। फरिश्ता की किताब तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। महमूद गजनी के समय प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। अलबरूनी का जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा जो कि प्राचीन खारिज्म का रहने वाला था। उसने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची या फिर सचाऊ ने अरबी भाषा से तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। तहकीक हिंद का अनुवाद जो है हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। संस्कृति मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। उसके चांदी के सिक्कों को दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में तथा सिक्के के दूसरी तरफ अंकित लेख जो है संस्कृत भाषा में था। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1178 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है। 1192 में तराइन के दूसरा युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी, ठीक है। मोहम्मद गोरी द्वारा जो है पृथ्वीराज थर्ड की पराजय हुई थी। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। गोरी की विजय के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित की गई थी, ठीक है। गोरी की विजय के बाद उत्तर भारत में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर डाला और इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिमी की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। अब दोस्तों देखते हैं, आइए हम लोग दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश पहले देख लेते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन नंबर ए से रजिया सुल्तान। तो दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इनका काल था 1236 से 40 ईस्वी के मध्य था, ठीक है। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रक्त तथा लौह नीति में विश्वास करता था? ऑप्शन नंबर ए सही है बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन जो है रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का सुल्तान था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम एक व्यक्ति खरीदकर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के सबसे नज़दीक पहुंच गया। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन कराने वाला प्रश्न है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बता रहा है सही है। तो बी में क्या है? बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसको ध्यान यहाँ दीजिएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कथन और कारण। इसमें यहाँ पर कथन देखिए पहले, बलबन जो है आपका तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, ये सही है भाई। तो कारण क्या है? उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, दोनों सही है, लेकिन आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर ये ऑप्शन बी आर ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। तुर्कान चहलगानी जो है 40 तुर्क सरदारों का दल था, जिसे तुर्क चालीसा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। बलबन ने जो इल्तुतमिश का दास था अपनी योग्यता के कारण तुर्कान चहलगानी के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किया तथा दिल्ली का सुल्तान भी बना था। इस प्रकार अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना गया है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को विकल्प माना गया है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर सही, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए हैं, जिनका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक अलग अलग थे, ठीक है। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या फिर दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, लाहौर जो है राजधानी थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की जो राजधानी लाहौर थी, गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई जो थी गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी, ठीक है। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन नंबर डी सही है, इल्तुतमिश को कहा गया था दोस्तों। गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही सर-ए-जहांदार यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। तो अब दिल्ली सल्तनत गुलाम से संबंधित देख लीजिए, तथ्यात्मक नोट्स देखा जाए इसका। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक को कुरान खां या फिर कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना जाता है। गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया था। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। उसकी राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला के नाम से पुकारा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। अगर पूछा जाए दोस्तों क्वेश्चन में कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किसने कराया था? ऐबक ने कराया था, ठीक है, और पूरा कराया था तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, जो कि आधुनिक पोलो की भांति एक खेल है, में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान जो है इल्तुतमिश था, ये भी याद रखिएगा। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। गुलाम का गुलाम जो है उसको ऐबक का जो स्वयं गुलाम था का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। ये सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में आपका खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में इल्तुतमिश जो है मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। गोरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे दोस्तों इल्तुतमिश ने, ठीक है। सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। और दोस्तों सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा जो है इल्तुतमिश ने शुरू की थी। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 के बीच में इसका शासन था। उसे सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? वहाबुद्दीन था, वहाबुद्दीन। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी एलवरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। उन्होंने अपनी
उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। रजिया के काल में बलबन अमीरे शिकार के पद पर पहुंच गया। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क को बनाया था। अब दोस्तों देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही, इब्न बतूता ने। दोस्तों, मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता था 1333 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी द्वार से प्रवेश करके दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसने अपने यात्रा वृतांत रेहला में दिल्ली के विषय में उल्लेख किया है। यह दिल्ली को वृहद व भव्य शहर बतलाता है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा उत्कृष्ट शहर है। अगला प्रश्न, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर से फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तोौ, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक, जिसका काल था 1351 से 1388 ईस्वी में, मोहम्मद तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसने जनकल्याण के अनेक कार्य किए थे। दंड संहिता में संशोधन अर्थात उसे मानवीय बनाना, ठीक है। बेरोजगारों के लिए दफ्तरे रोजगार नामक विभाग की भी स्थापना की थी। जनहित में कुओं, नगरों, बांधों का निर्माण भी कराया था। फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद आदि शहरों की स्थापना की थी। दोस्तों, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी सही है, जौनपुर को। दोस्तों मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला जो है शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। जौनपुर शहर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खान था। इसी कारण इस शहर का नाम जो है जौनपुर रखा गया था। 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। शर्की शासक जो है कला प्रेमी थे। उनके काल में यहाँ अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दुरस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने इस वाक्य को कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हिनोज दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। औलिया ने यह कथन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को जवाब देते हुए कहा था। सुल्तान का औलिया से मनमुटाव हो गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? ऑप्शन नंबर ए से ये दौलताबाद ले गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जो कि देवगिरी, ले जाना था। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण, सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम जो है आज़ादपुर तथा पांडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार जो है मलिक गाजी शहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। अब तुगलक वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। खुसरो शाह को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी का शासन था, सर्वाधिक विद्वान तथा शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों से सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है अंकित करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई है। बरनी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है।
इब्न बतूता जो 1333 से 1342 से शासन था, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था ये, ठीक है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में इब्न बतूता को सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह कथन किसने लिखा है? बदायूनी ने लिखा है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग जो है दीवाने खैरात स्थापित किया था। ये एक तरह का अस्पताल था, ठीक है। दीवाने खैरात विभाग जो है गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी, ठीक है। दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। दासों की देखभाल के लिए एक पृथक विभाग, अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान का गठन किया था, ठीक है। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान इकदला का नया नाम जो है आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम जो है फिरोज़ाबाद रखा था। फिरोज़ाबाद जो है तुगलक के राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शहना था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक जो है हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, जो कि अब हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित है, इसे दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है 1394 से 1412 ईस्वी का शासन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था ये। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, ठीक है। यह कथन नसीरुद्दीन महमूद शाह के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। अब देखिए दोस्तों, लोधी वंश से संबंधित पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? ऑप्शन नंबर सी से इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक जो है सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ते हुए मारा गया था। यह युद्ध स्थल में मरने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया हुआ कौन था? ऑप्शन नंबर 20 है, ये सिकंदर लोधी ने आगरा को दोस्तों सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए आगरा को राजधानी बनाया था। उसने भूमि की माप करवाई तथा इसके लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर से लोधी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा सिकंदर लोधी ने। दोस्तों 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। माप का पैमाना जो है गजे सिकंदरी उसी के समय से आरंभ किया गया। यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी नंबर सिकंदर लोधी। दोस्तों
और यहाँ पर जो है सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गजे सिकंदरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का जो प्रयोग है कालांतर में शेरशाह तथा अकबर, जो कि प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में इसका प्रयोग किया गया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी कि संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर क्रम यहाँ पर सजाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। डी में क्या दे रखा है? डी में दिया है दोस्तों, डी में क्या है? 4, पहले नंबर पर 4 गुलाम वंश हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों खिलजी वंश। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों सैयद वंश आ गया तीसरे नंबर, और चौथे नंबर पर लोधी वंश। इस तरह से आपका क्रम यहाँ सजेगा। तो व्याख्या देखिए, गुलाम वंश का गुलाम वंश या फिर ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 है, और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 है। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 है। लोधी वंश का शासनकाल क्या है? 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस प्रकार जो विकल्प डी नंबर यहाँ सही होगा। ये अब इसका अब लोधी वंश से संबंधित तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। बहलोल लोधी जो है आपका बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बहलोल लोधी ने सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था। बहलोली सिक्का उत्तर भारत में अकबर के पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 17 जुलाई 1489 को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। माप का पैमाना गजे सिकंदरी जो है सिकंदर लोधी के समय में आरंभ किया गया था। सिकंदर लोधी ने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया था। सिकंदर लोधी ने पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। सिकंदर लोधी के समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। सिकंदर लोधी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये सुल्तान सिकंदर लोधी ने अनाज से जकात यानी कि संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी जो है पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर ही मारा गया था। नामतुल्ला या फिर नियामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम लोधी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो दिल्ली सल्तनत का था वो लोधी वंश था। बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतारकर लोधी वंश की नींव रखी थी। बहलोल लोधी सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठा करता था। लोधी वंश के शासक जो हैं विशुद्ध अफगानी कुल से संबंधित है। बहलोल लोधी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। बहलोल लोधी अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहूखेल से संबंधित था। 1451 में बहलोल लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। दोस्तों, बहलोल लोधी ने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। 17 जुलाई 1489 को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम खां था। ठीक है, सिकंदर लोधी ने प्रशासन का पूर्ण फारसीकरण किया। सिकंदर लोधी ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने बहराइच में सूफी सलार मसूद गाजी के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोधी ने थानेश्वर के हिंदुओं के मेले पर प्रतिबंध लगा दिया था। इब्राहिम लोधी कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक है, बहलोल लोधी जो है अमीरों को मसनदे अली पुकारता था। मोट मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। लोधियों के स्थापत्य की विशेषता जो है स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत साहित्य से संबंधित पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो इसको मैचिंग करने वाला ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बता रहा है, तो इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। क्या दे रखा है? ताजुल मासिर जो है आपका हसन निजामी से संबंधित है। खजाइन उल फतू जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। ये तारीखे मुबारक शाही जो है यहया बिन अहमद सरहिंदी से संबंधित है। फतवाए जहांदारी जो है जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर विकल्प सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, खड़ी बोली के विकास में। तो खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषता हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता था कि वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता यानी कि स्वीटनेस नहीं है। उसे खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान कौन था? ऑप्शन नंबर सी से अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो जो है हिंदी तथा फारसी दोनों भाषा का विद्वान थे। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार जो है फारसी भाषा तथा साहित्य में भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। निम्न ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कलानुक्रम व्यवस्थित करना है, इसको सीक्वेंस में सजाना है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी में क्या दे रखा है? डी में दोस्तों दिया हुआ है, डी में 3241, यानी कि पहले नंबर पर आ जाएगा किताबुल हिंद आ जाएगा पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे पर आ जाएगा पृथ्वीराज रासो आ जाएगा दोस्तों। और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तीसरे नंबर पर ये आएगा तबकाते नासिरी आएगा। और चौथे नंबर पर आ जाएगा, चौथे नंबर पर दोस्तों आपका आ जाएगा फतवाए जहादरी, ठीक है। इस तरीके से ये सजाया। देखिए फतवाए जहादरी जो पुस्तक के लेखक जो हैं जियाउद्दीन बर्नी हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रमण दाई हैं, किताबुल हिंद की रचना जो है अलबरूनी ने की, तथा तबकाते नासिरी जो है मिनहाज ए सिराज का ग्रंथ है, जो उसने ममलूक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। अतः इनका सही कालानुक्रम क्या है? किताबुल हिंद है, फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो है, फिर तबकाते नासिरी, फिर फतवाए जहादरी है। अगला प्रश्न देखिए, इसको मैचिंग करना है, ये मैचिंग करने वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में क्या है? 3 4 2 1। इसका व्याख्या इसका अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसको। 3 4 2 1 यानी कि आपका जियाउद्दीन बर्नी जो है आपका तारीख़ फिरोजशाही से संबंधित है, और हसन निजामी जो है दोस्तों ताजुल मासिरी से संबंधित है, और मिनहाजुल सिराज जो है तबकाते नासिरी से संबंधित है, और यहिया बिन अहमद जो है तारीख़ मुबारक शाही से संबंधित है। यानी कि आपका हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 पहला ए नंबर का 3 होगा, बी का 4 होगा, और सी का 2 होगा, और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। यह खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। यहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन ही है। मिनहाजुल सिराज जो है, मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासिरी की रचना की थी। अब दिल्ली सल्तनत साहित्य से संबंधित आप देख लीजिए तथ्यात्मक नोट्स देखा जाए। ऐतिहासिक विषय को लेकर अमीर खुसरो की पहली मनसबी यानी कि कथात्मक कविता जो है कौन सी थी? किरान उस सादिन थी। अमीर खुसरो की अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीख़ अलाई जिसे कहते हैं, आशिका, नूह सिपिहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनसबी है। अमीर खुसरो स्वयं कहता है वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं जानता है। एक दोहे में अमीर खुसरो कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता नहीं है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का कहना था, न लफ्ज़ हिंदीवस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबकाते नासिरी, मिनहाजुल सिराज जो कि मिनहाज सिराज का ग्रंथ, ठीक है, तबकाते नासिरी सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया है। ये शमशे सिराज अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी। ताज उल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था।
यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात फिरोज शाही के नाम से लिखा है। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने गीतों का संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। H.G. रावर्टी ने तबकात नासिरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तबकात नासिरी पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। फतवाह जहांदारी जो है पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदवर दाई हैं। बिहार का पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण जो है तबकात नासिरी से ही प्राप्त होता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान दिया गया था। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। इलियट और डाउसन ने तारीख फिरोज शाही का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोस्तों ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने तुर्की भाषा में लिखा था। यहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। अमीर हसन अल सिज्जी फयाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। शुक्र संपत्ति का फारसी में अनुवाद जो है तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी द्वारा किया गया था। पुंडरीक विदुल ने संगीत ग्रंथ राग माला की रचना की थी। राग चंद्रिका की रचना जो है द्वारिकानाथ भट्ट ने की थी। राग कल्पद्रुम की रचना जो है कृष्णानंद व्यास ने की थी। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। फुतुहात फिरोज शाही पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। मीराते सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। मीराते सिकंदरी में वर्णित महमूद बेगड़ा के शासनकाल में व्यवसायियों द्वारा सड़कों की सेफ्टी के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख है। अब सूफी आंदोलन से संबंधित आप देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी से ये दिल्ली में स्थित है। दोस्तों चिश्ती सिलसिले से संबंधित सूफी संत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, वे दो प्रमुख शिष्य हजरत निज़ामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किन्होंने किया था? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है। बी में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्थापित किया था। दोस्तों चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त यानी चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। परंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे, उन्होंने अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर डी से ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है आपको पूर्वी ईरान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान के समीप स्थित सिजिस्तान या फिर सिस्तान में लगभग 1138 से 39 ईस्वी में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए हैं। निशापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। अगला प्रश्न है शेख निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य थे? किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, बाबा फरीद के। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु जो है फरीदुद्दीन गंजे शकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के कोठेवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्यों में अलाउद्दीन साबिर कलियारी थे। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, फरीदुद्दीन गंजे शकर। दोस्तों शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है आपका चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली थी। इनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ में संकलित हैं। वे बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन
को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये मुल्तान, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में सही है, शेख बरहानुद्दीन गरीब की दरगाह दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह जो है गुलबर्गा में दोस्तों है। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय के सूफी थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में बाबा फरीद के साथ अजोधन जो कि पाकिस्तान में स्थित है में रहे, बाद में दिल्ली चले गए। दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, ना कि मुल्तान में। तो ये पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों सूफी आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना जो है अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। भारत में सर्वप्रथम चिश्तिया मत का प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निशापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी मत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर बलबन के दामाद थे दोस्तों। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर थे। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर के अन्य प्रमुख शिष्य जो हैं अलाउद्दीन साबिर कलियरी थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दोस्तों, किंतु वो कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने शेख निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और सुल्तानुल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। शेख सलीम चिश्ती के पिता का नाम शेख वहाबुद्दीन था। शेख सलीम चिश्ती बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेखुल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव जो है क्षेत्र दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में भी था। सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र जो है सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला जो है चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव जो है क्षेत्र बिहार में था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियाँ थी महबूबे सुबानी जो कि ईश्वर का प्रेमी जिन्हें कहा जाता है, पीराने पीर जिन्हें संत के प्रधान कहा जाता है, पीरे दस्तगीर जिन्हें कि मददगार संत आदि इनकी उपाधियाँ थीं। भारत में सर्वप्रथम कादरी शाखा का प्रचार जो है शाह नियामुतल्ला और मखदूम जिलानी ने किया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा वहाबुद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वांद महमूद नक्शबंदी शाखा के एक प्रमुख संत थे। भारत में नक्शबंदी शाखा का मुख्यतः प्रचार जो है 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा हुआ था। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे जो मुजहिद अर्थात इस्लाम के धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात हैं। नक्शबंदी सिलसिला जो है संगीत के विरुद्ध था दोस्तों, संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में नक्शबंदी सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। औरंगजेब नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले से सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन ने मोहम्मद गौस का घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर एक खम्स है। मोहम्मद गौस ने हठयोग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद जो है वह अल हयात के नाम से किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। सभा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। प्रेम वाटिका जो है काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी दोस्तों। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है।
बारहमासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है। अब देखिए हुमायूं और शेरशाह से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देखिए। निम्न में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बी में क्या है, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो 17 मई 1540 को कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा। नेक्स्ट है, निम्न मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ऑप्शन नंबर डी सही है, शेरशाह। दोस्तों शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, कालिंजर में हुई थी। तो कालिंजर विजय जो है 1545 में के दौरान में जब शेरशाह के सैनिक जो है उक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो है दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहाँ गिरा, जहाँ बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहाँ से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान जो है शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? कीरत सिंह थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता एवं कुंपा किस स्थान से संबंधित? ऑप्शन नंबर डी सही है, मारवाड़ से ये संबंधित है दोस्तों। तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा जो है मारवाड़ से संबंधित है। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों और शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सासाराम में स्थित है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर सी से शेरशाह ने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था दोस्तों। तो कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। अब दोस्तों हुमायूं और शेरशाह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। हुमायूं जो है कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे ये, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। वह 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। हुमायूं की माँ जो है माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। उसने 1532 में रायसीन में महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। कौन सा? देवरा का दौरान, चौसा युद्ध, कन्नौज एवं सरहिंद का युद्ध। 1532 में हुमायूं ने गोमती नदी के तट पर स्थित दौराह यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 26 जून 1539 कुछ स्रोतों के अनुसार जो है 25 जून 1939 को चौसा का युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। चौसा युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय में शेर खान, जिसे कि शेरशाह बोला जाता है, की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। शेर खान ने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया था। 15 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध की विजय में हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिया गया। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। जौनपुर जो है दोस्तों सिराजे हिंद नाम से प्रसिद्ध था। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांट दिया था। अमीन ए बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को अमीन बंगाल पद पर नियुक्त किया गया था। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया जो है 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के समय में 23 टकसालें होने का उल्लेख प्राप्त होता है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1565 से 72 ईस्वी में कराया था दोस्तों। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार जो है मीरक मिर्जा गियास थे। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का प्रथम दोहरा गुम्बद वाला मकबरा है।
22 मई 1545 को कलिंजर में ही शेरशाह की मृत्यु हो गई। कलिंजर का अभियान जो है शेरशाह का अंतिम अभियान था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। किला एक कोहना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा बनवाया गया। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। कामरान और राव जैतसी के मध्य हुए युद्ध में राव जैतसी ने कामरान को पराजित किया था। वर्तमान बिहार राज्य में रोहतास जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सड़क आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सड़क आजम को उत्तरापथ कहा जाता है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। सड़क आजम का निर्माण दोस्तों शेरशाह ने करवाया था। सड़क आजम सोनार गांव जो कि बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जलाल खान था। अब दोस्तों देखते हैं अकबर से संबंधित पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं को तिथि के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको क्रम से सजाना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर यहाँ पर सही हो रहा है। ए नंबर में क्या दिया है 1 2 3 4, यानी कि ये ऑलरेडी क्रम से ही सजा हुआ है। देखा जाए तो ये क्रम से सजा है, यानी कि जजिया की समाप्ति होती है, फिर उसके बाद इबादत खाना का निर्माण होता है, फिर महजर पर हस्ताक्षर होते हैं, फिर दीन इलाही की स्थापना होती है। यानी कि देख लेते हैं व्याख्या। तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 ईस्वी में। उसने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की थी। यह महजरनामा जो है अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही यानी कि दीन इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। डी में क्या है ए बी सी डी सही है, मतलब आपका चारों यहाँ पर सही है। मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, ये सभी वजह से अकबर लोकप्रिय थे। व्याख्या देख लीजिए। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों की कर्तव्यों की व्याख्या जो है उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, मनसबदारी पर। तो दोस्तों साम्राज्य के विस्तार और शांति व्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 से 74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार ना प्रयुक्त कर सकते। इसके पश्चात 1574 से 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। ठीक है, मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेणी या फिर पद, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से जिसे शाही सेना में एक पद या फिर श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, भू राजस्व के क्षेत्र में। दोस्तों राजा टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी कि 1580 में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई एक प्रणाली की शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जो है टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल जो है दीवान यानी कि वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उस समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न, ये किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्या इसकी देखा जाए तो अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक विचार पद्धति थी जिसके नियम जो है सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन जो है मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्ताने मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से सिकंदरा में स्थित है। दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था।
इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूरा करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इनकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गई। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबज विहीन होना है। अब दोस्तों अकबर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ये 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर अकबर को बादशाह घोषित किया गया। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अकबर ने बैरम खान को अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अकबर ने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांधिता हो। दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के अल्पवयस्क होने के दौरान गोंडवाना की संरक्षिता के रूप में कार्य किया। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उपदेश था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संपूर्णता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। अकबर ने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। अकबर प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी मुख्ता सैन्य विभाग का प्रमुख था। अकबर ने 1573 से 74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन किया था। 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया था। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या फिर पद है। मनसबदार का अर्थ होता है उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या फिर श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1574 से 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाबती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू की थी। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण कराया। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। दीन इलाही का प्रधान जो है पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल जिसे महेश दास बोलते हैं ने दीन इलाही स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है 5 मंजिला है। अकबर के मकबरे की प्रमुख विशेषता इसका गुंबज विहीन होना है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। 1575 में 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने के द्वार खोल दिए थे। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की थी। अब औरंगजेब से संबंधित दोस्तों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखिए। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्न में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ऑप्शन नंबर बी नंबर सही दोस्तों, ईश्वरदास नागर को। तो अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को चुना, जिसने फुतुहात आलमगीरी की रचना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, औरंगजेब का। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक जो है दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 को हुआ था तथा अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। औरंगजेब के शासनकाल की निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको आपका क्रम से व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 2 4 3 1, यानी कि पहले नंबर पर आएगा बनारस के पास शुजा की पराजय पहले नंबर पर, और यहाँ दूसरे पर आता है धर्मत की विजय हुई थी दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर। फिर थर्ड पे आ जाता है सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी और पहले पर ये चौथे नंबर पर पहला वाला आएगा। फिर देवराई की लड़ाई हुई थी। ये आपका क्रम है 2 4 3 1। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो बनारस के पास शुजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 को, ठीक है, और धर्मत की विजय हुई थी 15 अप्रैल 1658 को हुई थी। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद होता है सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 29 मई 1658 को। फिर देवराई की लड़ाई हुई थी 1659 में, ठीक है। इसके हिसाब से विकल्प जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन कौन से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी नंबर सही है, बीजापुर एवं गोलकुंडा। व्याख्या देखिए, जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ था तो उसने गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 ईस्वी तथा बीजापुर 1686 पर अधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। अगला प्रश्न है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अबुल हसन कुतुब शाह उस समय शासक था गोलकुंडा तक का। तो 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर अधिपत्य स्थापित किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन नंबर डी सही है, औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुछ सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, ठीक है। कुल सेनापति में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में 22.4% था। अब दोस्तों औरंगजेब से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था दोस्तों। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ था 5 जून 1659 को हुआ था। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण करके औरंगजेब मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। 1665 में के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी। जयसिंह एक कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। पुरंदर की संधि जो हुई थी जून 1665 में हुई थी। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने आपका 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब के समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने बीजापुर 1686 ईस्वी, गोलकुंडा 1687 पर अधिपत्य स्थापित किया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। जजिया कर को औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन बंद कर दिया। औरंगजेब ने वैश्याओं
वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद, वर्तमान नाम जो है छत्रपति संभाजी नगर में अपनी प्रिय पत्नी रबियाउद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। ऐसी मान्यता है कि रबियाउद दौरानी के मकबरे का निर्माण जो है औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आलम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। रबियाउद दौरानी के मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है दोस्तों। रबियाउद दौरानी के मकबरे की स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। ठीक है, रबियाउद दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी, दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक भी था। हरियाणा गजेटियर के अनुसार 1672 में मुगल शासक औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। औरंगजेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। छत्रसाल का विद्रोह जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। औरंगजेब के समय 1660 ईस्वी में बुंदेला सरदार चंपत राय ने विद्रोह कर दिया था। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को मुगल आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ा तथा अपने 23 किले भी मुगलों को सौंपने पड़े थे। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1659 में दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था। बीजापुर 1686 ईस्वी तथा गोलकुंडा 1687 में विजय के बाद मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। औरंगजेब ने गुरुवार यानी कि जुमेरात की रात को पीरों की मजार पर अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम, जिसे कि शाह आलम प्रथम बोला जाता है, ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। अब देखिए मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले, निम्न में से कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर डी सही, अबुल हसन। तो दोस्तों मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, जिसे नादिर जमा की उपाधि दी गई थी, उस्ताद मंसूर, जिसे कि नादिर अस्त की उपाधि दी गई थी, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माघव, गोवर्धन आदि उल्लेखनीय। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रकारों में जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अबुल हसन को दोस्तों। तो देखा जाए तो चित्रकार जो है अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर जमा की पदवी प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर अस्र की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित कौन कौन से? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तानसेन, हरिदास और सूरदास, ये तीनों थे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा वाला नहीं होगा। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में अकबर के समय एक प्रसिद्ध संगीतक जो है तानसेन उनके नवरत्नों में से एक था। अकबर के समय में ध्रुपद गायन शैली का प्रचार हुआ था। तानसेन, हरिदास, सूरदास आदि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, यानी कि युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए व्याख्या देखिए, मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों में संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्र में दक्ष था। निम्न में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? जहांगीरी चित्रकार थे। नीचे देखिए कूट को सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बी में दूसरा और तीसरा दोनों, मतलब कि अबुल हसन और अका रिजा। ठीक है, ये दोनों, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, आकारिजा, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माघव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुस्समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी से, ग्वालियर में दोस्तों ये स्थित है। तो तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम दोस्तों रामतनु पांडे था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो है रीवा भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को
कंठाभरण वाणी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अब दोस्तों मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इनमें सर्वप्रमुख दास्तान अमीर हमजा है। दास्तान अमीर हमजा में करीब 1400 चित्र हैं दोस्तों। और दास्तान अमीर हमजा ग्रंथ जो है फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन नादिर उज़्ज़मा की उपाधि, उस्ताद मंसूर नादिर अस्र और फारूक बेग अकारिजा मोहम्मद नादिर मोहम्मद मुराद मनोहर माघव आदि उल्लेखनीय है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनोहर का एक चित्र बनाया था। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है दोस्तों। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है ये तोड़ी राग दोस्तों। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की थी। स्वामी हरिदास गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। स्वामी हरिदास के अनेक शिष्य थे जिनमें से तानसेन, वैजू, बाबरा, गोपाल नायक एवं मदन लाल के नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली जो है चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय एक अच्छे साहित्यकार थे। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र जो है निहाल चंद ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली से है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में दक्ष था। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था। काली घाट चित्रकला ने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए थे। दसवंत और बसावन आदि अकबरकालीन चित्रकार थे। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश जो है पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों के विशेषज्ञ थे। जहांगीर ने अकेले या फिर नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक व्यक्तिगत रूपचित्र बनवाए। जहांगीर ने अनेक चित्रधारों एल्बम का निर्माण करवाया। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की थी। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। अब दोस्तों देखिए सिख संप्रदाय से संबंधित और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। निम्न शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया वह कौन था? ऑप्शन नंबर डी से में से कोई नहीं। तो औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सरकलम करवाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरु अंगद ने। सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था, अतः इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किन्होंने? ऑप्शन नंबर डी से गुरु रामदास ने। तो चौथे गुरु जो है रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी मानी को 500 बीघा भूमि दान दी, जिनमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अकबर द्वारा प्रदान की गई इस भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले इस शहर का नाम जो है रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहाँ खुदे गए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरु अर्जुन देव ने। तो दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गए, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर जुर्माना लगा दिया।
जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदीगृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2 और 4, यानी कि गुरु अंगद और गुरु तेग बहादुर को दोस्तों। तो गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को, ये सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, तो ए में क्या 2 और 4 होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में क्या है गुरु अर्जुन देव है और 4 में गुरु तेग बहादुर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों तो क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव जो हैं आपका 1581 से 1606 ईस्वी का इनका काल था आपका। सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह करके उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भाग करके अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारन नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की थी। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी थी, जिससे आपका जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 1664 से 75 ईस्वी के दौरान में आपका सिखों के 9वें गुरु थे आपका ये। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई थी। औरंगजेब की बहुचर्चित धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड इसी कारण दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी दोस्तों। वहाँ पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। अब सिख संप्रदाय से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए दोस्तों। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में श्री हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। गुरु अर्जुन देव तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए थे इन्होंने। गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा चलाई थी, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था, याद रखिए। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था? विचित्र नाटक है। कृष्ण अवतार एवं चंडी दीवर की रचना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु हरकिशन सिंह की मृत्यु जो है चेचक से हुई। अब दोस्तों देखिए, मराठा राज्य और संघ से संबंधित आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। मराठों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर यहाँ पर सही है। ए में क्या है? केवल एक, पहला कथन केवल सही है। मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे, ये कथन केवल सही है। मराठा जो है चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठों ने 1761 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध नहीं अपितु तीसरे युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों का नेतृत्व कर रहे सदाशिवराय भाऊ के साथ हुआ था। इस युद्ध में मराठा तोपखाना इब्राहिम खान गर्दी के हाथों में था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? ऑप्शन नंबर ई नंबर से उपयुक्त सभी कारण जो है सही है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति आदि, ये सब सही है दोस्तों। मराठों के उत्कर्ष के लिए सभी कारण यहाँ पर सही है दोस्तों। कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, अफजल खान, ठीक है। तो बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिक शिवाजी ने उसका वध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही, रायगढ़ में थी दोस्तों। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट उर्फ गागा भट्ट ने इन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन नंबर डी सही है, ताराबाई के हाथों में था दोस्तों। राजा राम जो है 1689 टू 1700 ने शाहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व किया। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है ताराबाई के ही हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी चौथ नाम से जाना जाता है, चौथ नाम से। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। अब दोस्तों मराठा राज और संघ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट उर्फ गागा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। 1665 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागते समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नजरबंद थे दोस्तों। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा मजुमादार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। संभाजी के बाद मराठा शासक को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया था। मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। 1720 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक था। बाजीराव 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात तक पेशवा बने रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा जो है भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाव के नेतृत्व में दोस्तों आपका मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी। काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अहल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। शिवाजी के पश्चात जो है गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रतिपादक जो है बाजीराव प्रथम था। पेशवा ने पद्दाम नामक एक विधवा पुनर्विवाह कर लगाया था। उसका नाम था पद्दाम, ठीक है। 17 मई 1782 को साल 22 की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हो गया था। दोस्तों इसी के साथ ही संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके वो जरूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।